ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश स्पेशल बैच। और आज आपका जो टॉपिक होने वाला है, इंग्लिश का जितना भी फंडामेंटल है उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादा बात तो ना करते हो, डायरेक्टली कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। तो आप हेडिंग करिएगा इंग्लिश स्पेशल बैच, और ये इंग्लिश का फंडामेंटल क्लास है। और इसके बाद हम लोग टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, और पूरा जो कंप्लीट इंग्लिश का आपका सिलेबस है उन सभी सिलेबस के बारे में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो हम लोग ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, डायरेक्टली कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, क्योंकि आपके लिए समय कीमती है और कीमती समय आप फालतू की बातों पर बर्बाद मत कीजिए। डायरेक्टली कॉन्सेप्ट की ओर चलिए और देखने का पूरा प्रयास कीजिएगा। साथ में नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि नोट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोट्स नहीं बनाते हो तो डेफिनेटली कुछ भी नहीं कर पाओगे लाइफ में, ठीक है। तो आप हेडिंग करिएगा इंग्लिश। तो साथ साथ आप नोट्स बनाते चलिएगा और देखते चलिएगा कैसे कैसे हम लोग इंग्लिश को कवर कर पाएंगे। ध्यान रखना दोस्तों, पूरा जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक हम लोग इंग्लिश का डिस्कस करेंगे। आपको ऊंचाई लेवल मतलब हायर लेवल तक आपको पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे, ध्यान रखना। और जो भी इंग्लिश में अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी कॉन्सेप्ट होगा उन सभी कॉन्सेप्ट को मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, ठीक है। कहीं से भी कोई फालतू का बकवास हम लोग नहीं करने वाले हैं। डायरेक्टली जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उन सभी टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। चाहे वो कोई भी एग्जामिनेशन हो, बैंकिंग, एनडीए, यूपीएससी, किसी भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो, आपको डेफिनेटली बेनिफिट होने वाला है। बस आप नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। तो आप हेडिंग करिएगा इंग्लिश। ये जो आपके सामने इंग्लिश है, अगर इंग्लिश की बात करते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, इंग्लिश जो है अपने आप में बात करते हैं ये एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज की बात करते तो ये अपने आप में एक लैंग्वेज है, और ये भी इंटरनेशनल लैंग्वेज है। ध्यान रखना, इंग्लिश की बात करते तो इंग्लिश अपने आप में लैंग्वेज है। बात करें दोस्तों लैंग्वेज आखिर में होता क्या है, तो लैंग्वेज साउंड एक प्रकार से होता है। साउंड को ही हम लोग लैंग्वेज के नाम दे देते हैं। और साउंड की अगर बात करें दोस्तों, ध्यान रखना, साउंड की अगर बात करते हैं तो साउंड इंग्लिश में 26 लेटर से रिप्रेजेंट होता है। साउंड की अगर बात करें दोस्तों, ध्यान रखना, साउंड को हम लोग 26 लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। एक साउंड को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है जिसको हम लोग सिंबल के नाम से जानते हैं। साउंड को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है जिसे हम लोग सिंबल के नाम से जानते हैं, और सिंबल को ही 26 लेटर को हम लोग बोलते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज आती कहाँ से कहोगे सर? लैंग्वेज साउंड होता है, और साउंड को रिप्रेजेंट करने का तरीका की अगर बात करते हैं तो इसको 26 लेटर से साउंड को रिप्रेजेंट किया जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। और 26 लेटर को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो इसी चीज़ को एक प्यारा सा शब्द अल्फ़ाबेट नाम दे दिया गया है। तो इसी को हम लोग अल्फ़ाबेट के नाम से जानते हैं दोस्तों। ध्यान रखना, अल्फ़ाबेट की अगर बात करते हैं तो ये ए से लेकर पूरा जेड तक जो भी आपका लेटर है, इन सभी लेटर को अल्फ़ाबेट कहा जाता है। इसमें अधिकतर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि अगर पी बात करें आपसे, सिर्फ पी आपसे पूछे दोस्तों, ध्यान रखना, पी जो है अपने आप में ये लेटर है। लेकिन अगर ए टू जेड की अगर बात करते हैं, ए टू जेड की अगर बात करते हैं तो ये अपने आप में अल्फ़ाबेट की कैटेगरी में आता है, अल्फ़ाबेट की कैटेगरी में आता है। अधिकतर स्टूडेंट बोल देते हैं कि ये सब जो है एक लेटर है, वास्तविकता में ये लेटर नहीं है। ध्यान रखना, अगर टोटल 26 लेटर को एक साथ मिला दिया जाए दोस्तों, ध्यान रखना, 26 लेटर को एक साथ मिला दिया जाए तो वही चीज़ अल्फ़ाबेट कहलाता है। अगर लेटर की बात करते हैं तो लेटर सिर्फ पी आपका लेटर होगा। अगर ठीक आपके सामने पी क्यू आपसे पूछ लिया जाए तो आप कहोगे सर ये 2 लेटर है, ये क्या है अपने साथ, ये अपने आप में क्या है, लेटर्स की कैटेगरी में आता है दोस्तों। ध्यान रखना, अगर आपके सामने MNO पूछा जाए, MNO पूछा जाए दोस्तों, ध्यान रखना, MNA जो है अपने आप में ये लेटर है, ये अल्फ़ाबेट नहीं है। आशा करता हूँ आपको लेटर और अल्फ़ाबेट में कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। तो इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज आती कहाँ से कहोगे सर? लैंग्वेज साउंड से आती है, और साउंड की अगर बात करते हैं इंग्लिश में, साउंड को 26 लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, और 26 लेटर को एक साथ मिला दिया जाए तो वो चीज़ अल्फ़ाबेट कहलाता है। समझ में आया? अगर हम अल्फ़ाबेट की बात करते हैं तो अल्फ़ाबेट अपने आप में 2 प्रकार का होता है। पहली की बात करते हैं तो पहला आप लिख दीजिएगा वाउल्स, और दूसरी की अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट जो है आपका है कॉन्सोनेंट।
दोस्तों ध्यान रखना, अगर अल्फ़ाबेट की बात करते हैं तो ये अपने आप में दो प्रकार का होता है, पहला आपका वाउल्स और दूसरा कॉन्सोनेंट। वाउल की बात करते हैं तो वाउल अपने आप में 5 होते हैं, और कॉन्सोनेंट की बात करते हैं तो कॉन्सोनेंट खुद से अपने आप में 21 होते हैं, क्योंकि टोटल 26 लेटर है। 26 लेटर में 5 वाउल्स हो गया तो 21 जो हो गया कॉन्सोनेंट हो गया। बात समझ में आई। अगर बात करते हैं 5 में कौन कौन वावल का होगा सर, ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू अपने आप में वाउल्स है, और कॉन्सोनेंट की बात करते हैं तो दोस्तों ध्यान रखना, ये 5 वर्ड को छोड़कर जो बच गया बी सी डी से लेकर जेड तक, ये अपने आप में एक कॉन्सोनेंट की कैटेगरी में आता है। तो ये रहा आपका थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन है। देखो ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये सब आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो थोड़ी सी नॉलेज इसके बारे में होनी चाहिए। तो इंग्लिश क्या अपने आप में कहोगे सर, इंग्लिश अपने आप में लैंग्वेज है। लैंग्वेज आखिर में होती क्या है, तो कहोगे सर लैंग्वेज एक साउंड का ही रूप है, और साउंड को बात करते हैं इंग्लिश में, साउंड को रिप्रेजेंट किया जाता है 26 लेटर से, और 26 लेटर को एक साथ मिला देने से जो माला बनता है उसे अल्फ़ाबेट कहते हैं, इसीलिए अल्फ़ाबेट का हिंदी होता है वर्णमाला। और अल्फ़ाबेट की बात करते हैं तो अल्फ़ाबेट अपने आप में दो प्रकार का होता है, पहला वाउल्स, इसको वावेल नहीं पढ़ेंगे, वाउल्स पढ़ेंगे, और दूसरा जो है एक कॉन्सोनेंट। वाउल्स की बात करते हैं तो ये अपने आप में 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट की बात करते हैं तो ये अपने आप में 21 होते हैं, 21 होते हैं, बी सी डी से लेकर जेड तक। बात समझ में आई बढ़िया से। दोस्तों ध्यान रखना, अगर लेटर को देखा जाए तो लेटर अपने आप में जो है वो 26 है। बिल्कुल, लेटर अपने आप में कितना है, 26 है, और इसी लेटर को कहा जाएगा आपको अल्फ़ाबेट। इसी लेटर को कहा जाएगा आपको अल्फ़ाबेट, इसी लेटर को अल्फ़ाबेट कहा जाएगा। अगर लेटर को लिखने का तरीका देखा जाए, दोस्तों ध्यान रखना, लेटर को दो प्रकार से हम लोग लिखते हैं, दो मेथड से लिखते हैं। जो पहला मेथड है इसे बोला जाता है कैपिटल लेटर। लेटर को लिखने का दो तरीका है, पहला कैपिटल लेटर, और कैपिटल लेटर को कभी कभी अपर केस भी कहा जाता है, ध्यान रखना। और दूसरा जो मेथड है उसको बोला जाता है स्मॉल लेटर, उसे हम लोग कहेंगे स्मॉल लेटर। इसी स्मॉल लेटर को अगर दूसरी भाषा में बात करते हैं तो इसको लोअर केस कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो लेटर का लिखने का दो मेथड है, पहला कैपिटल लेटर, पहला क्या है आपके सामने कैपिटल लेटर, पहला आपका कैपिटल लेटर है, और दूसरी की बात करते थे स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर को दूसरी भाषा में लोअर केस कहते हैं, और कैपिटल लेटर को दूसरी भाषा में अपर केस कहते हैं। अगर बात करते हैं अपर केस में तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, जेड। और बात करते हैं स्मॉल लेटर को तो डेफिनेटली स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ध्यान से समझ में आया। आप एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए, इंग्लिश अपने आप में क्या है, कहोगे सर इंग्लिश अपने आप में एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। लैंग्वेज आखिर में होता क्या है, तो कहोगे सर लैंग्वेज अपने आप में साउंड होता है। साउंड को अगर रिप्रेजेंट करने का तरीका को देखा जाए तो साउंड को एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो सिंबल इंग्लिश की बात करते हैं तो 26 होते हैं, और 26 लेटर को एक साथ मिला दिया जाए तो वो अल्फ़ाबेट का निर्माण करता है। और अल्फ़ाबेट दो प्रकार का होता है, एक वाउल्स और एक कॉन्सोनेंट। वाउल्स की बात करते हैं तो ये खुद में 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट की बात करते हैं तो ये खुद में 21 होते हैं, बी सी डी। बात समझ में आई। और अगर लेटर्स की बात करते हैं तो लेटर्स को लिखने का दो मेथड है, पहला कैपिटल लेटर को अपर केस कहा जाता है, और दूसरा स्मॉल लेटर को लोअर केस कहा जाता है, ठीक है। ये आपके सामने लिखा हुआ है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी से लेकर जेड तक, और ये सभी चीज़ अल्फ़ाबेट है, ध्यान रखना दोस्तों। और ये आपका स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी से लेकर स्मॉल जेड तक। तो इस चीज़ को आप बढ़िया से नोट कर लीजिए, फिर हम मिलते हैं अगली सेशन में।
लेटर्स की बात करते हैं तो ये अपने आप में 26 होते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, लेटर्स अपने आप में कितनी होती हैं, 26 होते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, अगर लेटर को हम लोग ग्रुप में लगा देते हैं, ध्यान रखना लेटर को अगर हम लोग ग्रुप में लगा देते हैं तो ध्यान रखना ये वर्ड का निर्माण करता है, ये वर्ड का निर्माण करता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके सामने दे दिया जाए पी, एक लेटर है पी और दूसरा लेटर ई दे दिया जाए और तीसरा एन, तो 3 लेटर का जैसे ही ग्रुप में लगा दिए तो पेन बन गया। और पेन का मतलब होता है कलम, पेन का मीन्स होता है कलम, मतलब ये एक वर्ड का निर्माण कर दिया। इसीलिए जब किसी भी लेटर को ग्रुप में लगा दो तो डेफिनेटली वो वर्ड का निर्माण करता है। इसलिए वर्ड का जो डेफिनेशन हो जाएगा आप कहोगे सर ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर। दोस्तों ध्यान रखना ये ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंग्लिश पढ़ रहे हो तो थोड़ा थोड़ा इसकी नॉलेज होनी चाहिए। इसीलिए साथ में आप नोट्स बनाते चलिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बिल्कुल आपको 0 लेवल से लेकर हाई लेवल तक आपको पहुंचाया जाएगा इंग्लिश में, कहीं से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से भी आपको पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। ग्रुप ऑफ लेटर्स या आप इसी को बोल सकते हो अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, या इसी को बोल सकते हो अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स। मतलब किसी भी लेटर्स को एक है ना अरेंज वे में हम लोग ग्रुप में लगा देते हैं तो वह वर्ड्स बन जाता है। ध्यान रखना, इसलिए वर्ड का डेफिनेशन हो गया ग्रुप ऑफ लेटर्स या अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, लेकिन एक कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए उसका, तभी जाके वो वर्ड बनता है। विथ कंप्लीट मीनिंग, विथ कंप्लीट मीनिंग आर कॉल्ड वर्ड्स। बात समझ में आई? कहने का मतलब है वर्ड उसे कहते हैं जब बहुत सारे वर्ड्स को एक साथ ग्रुप में लगा दिया जाए एक कंप्लीट सेंस के अनुसार, एक कंप्लीट मीनिंग के अनुसार, तो डेफिनेटली वो वर्ड का निर्माण होता है। इसलिए वर्ड का अगर डेफिनेशन कहा जाए आप कहोगे सर ग्रुप ऑफ लेटर या अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स विथ कंप्लीट मीनिंग आर कॉल्ड वर्ड्स। जैसे कि आपके सामने पेन है तो कहोगे सर पेन भी एक वर्ड है, क्योंकि पेन भी ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं। अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए दोस्तों तो एग्जाम्पल में आप पेन लिख सकते हो PEN, तो कहोगे सर ये एक वर्ड है क्योंकि ये ग्रुप ऑफ लेटर है और इसका एक कंप्लीट मीनिंग है। अगर आपसे कहा जाए सर NPE बताइए ये वर्ड होगा या नहीं, कहोगे सर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये भी तो लेटर का ग्रुप है। तो कहोगे सर बिल्कुल ये भी ग्रुप ऑफ लेटर है लेकिन इसका एक कंप्लीट मीनिंग नहीं है। तो इसलिए जैसे ही कंप्लीट मीनिंग इसका नहीं निकला तो ये आपके सामने वर्ड का निर्माण नहीं करेगा। बात समझ में आई? अगर हम बात करते हैं डॉग, GOD डॉग, डॉग की अगर बात करते तो कहोगे सर ये भी ग्रुप ऑफ लेटर है और इसका एक कंप्लीट मीनिंग है, तो डेफिनेटली ये अपने आप में वर्ड हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं GDO, कहोगे सर ये अपने आप में वर्ड है, कहोगे सर बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? तो कहोगे सर इसका कोई अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, कोई सेंस नहीं है, इसीलिए यह वर्ड नहीं होगा। अगर बात करते हैं एक और वर्ड GOOD गुड, तो गुड कहोगे सर वर्ड है, कहोगे सर बिल्कुल वर्ड है क्योंकि इसका एक कंप्लीट मीनिंग है अच्छा। लेकिन अगर इसी चीज को हम उल्टा फुल्टा कर दे ये वाला तो कहोगे सर ये वर्ड है, कहोगे सर बिल्कुल वर्ड नहीं है क्योंकि इसका कोई अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं है। तो वर्ड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ लेटर्स या अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स विथ कंप्लीट मीनिंग आर कॉल्ड वर्ड्स। बात समझ में? तो मैंने क्या किया, पहले हम लोग क्या किए थे, लेटर को ग्रुप में लगा दिए। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान रखना, अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम लोग वर्ड्स की बात हम लोग तो पढ़ लिए, वर्ड्स की बात हम लोग कर लिए, अगर वर्ड को ही अगर हम लोग ग्रुप में लाने की बात करते हैं, वर्ड को ही अगर हम ग्रुप में लाने की बात करते हैं दोस्तों, ध्यान रखना एक प्यारा सा शब्द बन जाता है सेंटेंस, एक प्यारा सा शब्द बन जाता है सेंटेंस। और सेंटेंस पर ही पूरा इंग्लिश डिपेंड है। ध्यान रखना, अगर सेंटेंस का नॉलेज आपके पास नहीं है, अगर सेंटेंस का नॉलेज आपके पास नहीं है तो आप इंग्लिश में हाई स्कोर नहीं कर पाओगे। इंग्लिश जो है सेंटेंस पर डिपेंड है, सेंटेंस की पहचान आपको आना चाहिए, सेंटेंस को पार्ट बाय पार्ट बांट कर आपको आना चाहिए, उसकी पहचान होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो इसलिए सेंटेंस कहाँ से बनता है कहोगे सर, अगर हम लेटर को ग्रुप में लगा दिए तो वर्ड बन गया और वर्ड को ही ग्रुप में लगा दिए तो कहोगे सर सेंटेंस बन जाएगा। इसलिए सेंटेंस का अगर डेफिनेशन कहा जाए कहोगे सर ये हो जाएगा अपने आप में ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, या इसी को आप बोल सकते हो कि अरेंजमेंट ऑफ
वर्ड्स, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, लेकिन इसका भी एक कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, विथ कंप्लीट मीनिंग, विथ कंप्लीट मीनिंग आर कॉल्ड सेंटेंस, आर कॉल्ड सेंटेंस। बात समझ में आ गई? जैसे मान लीजिए आपके सामने एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, अगर मान लीजिए देखो सेंटेंस क्या होता है, कहोगे सर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कहोगे सर अगर मान लीजिए एक मीनिंग लिखा, एक वर्ड लिखा राम, तो यहाँ पे राम लिखा हुआ है, आप कहोगे सर राम क्या है, तो कहोगे सर ग्रुप ऑफ लेटर है, मतलब 3 लेटर का ग्रुप बना हुआ है, कहोगे सर ये भी तो वर्ड है, बिल्कुल इसका भी एक कंप्लीट मीनिंग है राम। तो राम एक वर्ड हो गया, तो कहोगे सर इसमें भी इज लगा दो, कहोगे सर बिल्कुल इज भी एक वर्ड है क्योंकि इसका भी एक मीनिंग है। राम इज, अगर हम बात करते हैं गोइंग, बात करते हैं गोइंग, कहोगे सर ये भी एक मीनिंग है, गोइंग एक वर्ड है, गोइंग टू शिमला। अब इस चीज को आप ध्यान से देखोगे तो कहोगे सर राम इज गोइंग टू शिमला, राम इज गोइंग टू शिमला, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, कहोगे सर ये भी एक वर्ड है, 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 मतलब इसमें बहुत सारे वर्ड को एक अरेंज वे में, एक अरेंजमेंट के अनुसार ग्रुप में लगा दिया गया, तो ये आपके सामने सेंटेंस बन गया। जब वर्ड को ग्रुप में लगा दोगे तो सेंटेंस का निर्माण होता है, जब लेटर को ग्रुप में लगा दोगे तो वर्ड का निर्माण होता है। तो ये अपने आप में एक सेंटेंस है क्योंकि इसके पास अपना एक कंप्लीट मीनिंग है, राम शिमला जा रहा है, तो राम इज गोइंग टू शिमला, ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंसेस है। अगर आपके सामने कहा जाए दोस्तों, ध्यान रखना, अगर आपके सामने कहा जाए कि राम शिमला गोइंग इज टू, ये आपके सामने लिख दिया जाए और आपसे बोले कि सर ये भी बता दीजिए क्या यह सेंटेंस होगा, आप कहोगे सर बिल्कुल सेंटेंस नहीं होगा क्योंकि इसका कोई सेंस ही नहीं बनता है, इसका कोई सेंस ही नहीं बनता है। और क्यों नहीं सेंस बनता है इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे सेंटेंस चैप्टर में। तो अभी सिर्फ इतना समझो कि इसका कोई सेंस नहीं बनता है, वर्ड का ग्रुप तो है लेकिन वर्ड इधर उधर है, मतलब अरेंज वे में नहीं लिखा हुआ है, तो आप कहोगे सर ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये सेंटेंस की कैटेगरी में नहीं आता है, क्योंकि सेंटेंस का डेफिनेशन होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स या अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट मीनिंग आर कॉल्ड सेंटेंसेस। बात समझ में? अगर फिर से एक और क्वेश्चन अगर आपके सामने लिखा जाए कि दे हैव हेल्प्ड मी, ये आपके सामने क्वेश्चन है, आप कहोगे सर बिल्कुल इसका भी एक कंप्लीट मीनिंग है, दे हैव हेल्प्ड मी, और ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, तो डेफिनेटली ये अपने आप में एक सेंटेंस की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो वर्ड का मतलब होता है लेटर का ग्रुप और सेंटेंस का मतलब होता है वर्ड का ग्रुप। बात समझ में? इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं अगली। इसके बाद एक छोटा सा प्यारा सा वर्ड लिख लीजिएगा, फ्रेज। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेज आखिर में होता क्या है? फ्रेज आखिर में होता क्या है दोस्तों? ध्यान रखना, ये भी जो होता है ना फ्रेज, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये भी सेंटेंस का भाई है लेकिन अपोजिट है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, या बोल सकते हो आप कि अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। लेकिन इसका एक कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है, तो बोलोगे सर विदाउट कंप्लीट मीनिंग आर कॉल्ड फ्रेज। ठीक है, फ्रेज का मतलब होता है, बस यहीं पे आप ध्यान रखना है आपको कि इसका एक कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है, विदाउट कंप्लीट मीनिंग वो फ्रेज की कैटेगरी में आता है। अगर बात करते हैं हम लोग एग्जाम्पल की कैटेगरी में, देखो एग्जाम्पल जैसे कि आपके सामने है राम एंड श्याम।
राम एंड श्याम। कहोगे सर ये अपने आप में सेंटेंस है या फ्रेज है, ये भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। आप कहोगे सर ये सेंटेंस नहीं है, क्योंकि सेंटेंस तभी कंप्लीट होता है, सेंटेंस तभी कंप्लीट होता है जब उसके पास एक वर्ब हो, उसके पास एक वर्ब हो, लेकिन इसके पास कोई वर्ब नहीं है, सिर्फ राम एंड श्याम सब्जेक्ट है, तो डेफिनेटली इसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है, ये वर्ड का ग्रुप है। तो इसीलिए ये जो है आपके सामने ये फ्रेज की कैटेगरी में आएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फ्रेज। ये अपने सामने क्या है, कहोगे सर ये अपने आप में फ्रेज है। ठीक है, ये अपने आप में क्या है, फ्रेज है। अगर फिर से एक और क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा, दे जैसे कि इन द ईस्ट, ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। अगर इस वाले सेंटेंस को देखें ध्यान से तो इसका भी कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन इसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है। इसीलिए ये जो लिखा हुआ है आपके सामने ये सभी फ्रेज की कैटेगरी में आता है, फ्रेज की कैटेगरी में आ जाएगा। बात समझ में? तो मैंने सीखा दोस्तों, ध्यान रखना, मैंने सीखा कि इंग्लिश अपने आप में क्या है। आप कहोगे सर इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज आती कहाँ से, कहोगे सर लैंग्वेज साउंड से आती है, और साउंड को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल होता है, और वह सिंबल 26 लेटर को रिप्रेजेंट करता है, और 26 लेटर अपने आप में अल्फ़ाबेट कहलाता है। और अल्फ़ाबेट दो प्रकार का होता है, एक वाउल और एक कॉन्सोनेंट। और वाउल अपने आप में 5 होते हैं, AEIOU, एंड कॉन्सोनेंट अपने आप में 21 होता है, BCD से लेकर Z तक। अगर हम लेटर को ग्रुप में लगा देते हैं, अगर हम लेटर को ग्रुप में लगाते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, वर्ड का निर्माण होता है। उससे पहले मैंने पढ़ाया था कि लेटर्स को लिखने का 2 मेथड होता है। लेटर्स को लिखने का 2 मेथड होता है, पहला कैपिटल लेटर, और कैपिटल लेटर को दूसरे भाषा में अपर केस कहा जाता है, अपर केस कहा जाता है। और उसके बाद जो सेकेंड है वो उसको स्मॉल लेटर कहते हैं, और स्मॉल लेटर को दूसरे भाषा में लोअर केस कहते हैं। उसके बाद अगर लेटर को ग्रुप में लगा दिया जाए एक कंप्लीट सेंस के अनुसार, कंप्लीट मीनिंग के अनुसार, तो वर्ड का निर्माण होता है। इसलिए वर्ड का जो डेफिनेशन होता है, बोल सकते हो ग्रुप ऑफ लेटर्स या अरेंजमेंट ऑफ लेटर विथ कंप्लीट मीनिंग आर कॉल्ड वर्ड्स। या वर्ड का किसी दूसरा मीनिंग अगर बात करते हैं तो बोल सकते हो मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, मतलब एक ऐसा लेटर का यूनिट जिसका एक मीनिंग होना चाहिए, तो वो वर्ड कहलाता है। अगर हम सेंटेंस की बात करते हैं तो वर्ड को अगर ग्रुप में लाओगे तो डेफिनेटली वो सेंटेंस का निर्माण करता है, और इसलिए सेंटेंस का जो डेफिनेशन हो जाएगा ग्रुप ऑफ वर्ड्स या अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट मीनिंग आर कॉल्ड सेंटेंसेस। सेंटेंस का ही ठीक अपोजिट एक होता है फ्रेज, और फ्रेज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, लेकिन इसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स या अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग आर कॉल्ड फ्रेज, उसे हम लोग फ्रेज के नाम से जानते हैं। और इसी के बाद एक छोटा सा पार्ट लिख लीजिएगा, वर्ड्स की बात ही हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए बात करते हैं वर्ड्स की। इस वर्ड्स को ही दूसरे भाषा में पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं हम लोग, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। और ये खुद से अपने आप में 8 होते हैं, और उनका जो नाम है आपके सामने ये रहा। पहला लिखिएगा नाउन, और दूसरा लिखिएगा प्रोनाउन, और तीसरा एडजेक्टिव, और 4th नंबर वर्ब, 5th एडवर्ब, 6 प्रीपोजिशन, 7th कंजक्शन, और 8th इंटरजेक्शन। ठीक है, तो वर्ड को ही कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये अपने आप में 8 होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन।
दोस्तों इसके बाद हम लोग बेसिक की बात करते हैं, तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ना होता है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ना होता है। लेकिन इसको जानकारी लेने से पहले देखो ध्यान से, बहुत सारे स्टूडेंट सब्जेक्ट को पहचान नहीं पाते हैं, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को पहचान नहीं पाते हैं। उसका कारण है कि वो सही से कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ते हैं। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मुझे चाहिए कि नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में जानकारी होना चाहिए। नाउन एंड प्रोनाउन क्या होता है, उसकी पहचान कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में जानकारी आपको होनी ही चाहिए सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए। तो सबसे पहले थोड़ा थोड़ा नॉलेज हम लोग नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में दे देते हैं, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चैप्टर में चले जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम मिलते हैं सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बारे से पहले हम लोग नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में समझेंगे कि क्या होता है नाउन एंड प्रोनाउन। चलिए, थोड़ा थोड़ा नॉलेज नाउन प्रोनाउन के बारे में समझते हैं। देखो नाउन क्या होता है, आप हेडिंग करिएगा नाउन के बारे में। दोस्तों ध्यान रखना, जो नाउन होते हैं ना, यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा, जो नाउन होते हैं वो आखिर में होता क्या है। आपको कि सर नाउन को हम लोग नेमिंग वर्ड कहते हैं, बिल्कुल ये तो बहुत आसान है, आप लोग पढ़े हुइएगा नेमिंग वर्ड्स। नाउन एक प्रकार से नेमिंग वर्ड होता है, और नेमिंग वर्ड की बात करते हैं तो यह 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। यह आपका 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। फर्स्ट कैटेगरी की अगर बात करते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, जो पहला कैटेगरी इसका होता है ये अपने आप में विजिबल होता है, ये अपने आप में विजिबल होता है। और दूसरा की बात करते हैं, दूसरी कैटेगरी ये होता है इनविजिबल, इनविजिबल। और तीसरी कैटेगरी की बात करते हैं तो यूनिट आप बोल सकते हो। ठीक है, विजिबल की बात करते हैं तो हम लोग पर्सन को देख सकते हैं विजिबल, या किसी थिंग को देख सकते हैं, या किसी एनिमल्स को देख सकते हैं, या किसी प्लेसेस को देख सकते हैं। ठीक है, अगर इनविजिबल की बात करते हैं तो आपके अंदर जो फीलिंग होता है, आपके अंदर जो फीलिंग होता है, आपके अंदर जो एक्शन होता है, आपके अंदर जो क्वालिटी होता है, उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का काम इनविजिबल का होता है। अगर बात करते हैं हम लोग यूनिट में तो कहोगे सर यूनिट में 2, या आप बोल सकते हो ईयर, या बोल सकते हो मंथ, ठीक है, या आप बोल सकते हो etc कर दीजिए। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि नाउन को हम लोग नेमिंग वर्ड के नाम से जानते हैं, और नाउन के पहचानने का नियम आप साफ साफ यहाँ पे देख लीजिए। जो नाउन विजिबल होता है, विजिबल कहने का मतलब ये है कि जिसे अपनी आंखों से देखा जा सकता है, वो सभी नाउन होता है। तो विजिबल की कैटेगरी की अगर बात करते हैं तो विजिबल की कैटेगरी में पर्सन का नाम आता है, क्योंकि पर्सन को हम लोग देख सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, और किसी थिंग्स का नाम, थिंग मतलब वस्तु का नाम, जैसे कि ये क्या है, थिंग है, मार्कर क्या है, थिंग है, पंखा थिंग है ना, टेबल हो गया, थिंग हो गया। किसी एनिमल्स को भी हम लोग देख सकते हैं, किसी प्लेसेस को भी हम लोग देख सकते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर कभी किसी पर्सन की बात करता है, किसी थिंग्स की बात करता है, किसी एनिमल्स की बात करे, किसी प्लेसेस की बात करे, तो वह डेफिनेटली नाउन होगा। तो ये सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये चीज़ याद कर लीजिए, विजिबल। विजिबल का मतलब क्या होता है, जिसे अपनी आंखों से देखा जा सके। ठीक है, आपके आंखों के नज़र में जो कुछ भी दिख जाए, ध्यान रखना वो सभी नाउन की कैटेगरी में आता है, वो सभी क्या होगा, नाउन होगा। बात समझ में आई। उसके बाद अगर सेकेंड कैटेगरी की बात करते थे, आप कहते हो सर इनविजिबल। इनविजिबल का मतलब होता है जिसे हम लोग नहीं देख सकते, जिसको हम लोग देख नहीं सकते, मेरी आंख उसे देख नहीं सकता, तो वो आता है आपके सामने फीलिंग। तो फीलिंग का मतलब होता है कि सिर्फ आप फील कर सकते हो, ऐसे कि हवा, तो हवा को आप फील कर सकते हो, तो हवा आपका नाउन हो गया। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इस सभी चीज़ को आप फील कर सकते हो। भाप जो होता है उसको भी आप फील कर सकते हो। ठीक है, ठंडा को भी आप फील कर सकते हो, गर्मी को भी फील कर सकते हो, तो वो डेफिनेटली नाउन की कैटेगरी में आता है। अगर आपके सामने एक्शन हो जाए, तो कभी कभी लव जो होता है, लव प्यार, लव की बात करते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, लव की अगर बात करते हैं तो लव अपने आप में तो है तो वर्ब
है तो वर्ब, लेकिन ये एक्शन को रिप्रेजेंट करता है ना, एक्शन को, प्यार करना, लेकिन अपने आप में कभी कभी ये नाउन का भी काम करता है। जैसे आपके सामने क्वेश्चन बोला जाए कि लव चेंजेज अ पर्सन, लव जो है ये पर्सन को चेंज कर देता है, तो यहाँ पे एक्शन की बात हो गई है ना, तो यहाँ पे जो लव है वह नाउन हो जाएगा। तो बस यूज के अनुसार भी हम लोग चेक कर सकते हैं नाउन को। तो ध्यान रखना, कभी फीलिंग की बात करें, एक्शन की बात करें, क्वालिटी की बात करें, अगर क्वालिटी की बात करता है तो आप कहोगे सर आप ईमानदार हो, तो जो ईमानदार शब्द होता है ये नाउन नहीं है, क्योंकि ईमानदार में कोई एक्शन ही नहीं होता है, कुछ क्वालिटी ही नहीं है। अगर आपसे कहे आप ईमानदारी है आप में ऑनेस्टी है, तो ऑनेस्टी को फील किया जाता है, ईमानदारी को फील किया जाता है, तो ऑनेस्टी अपने आप में नाउन हो जाएगा, लेकिन ऑनेस्ट अपने आप में नाउन नहीं होगा, ध्यान रखना। अगर बात करते हैं किसी यूनिट की नाम, यूनिट का मतलब 2, 3, 4, 5, ईयर, मंथ, वीक, इस सब अपने आप में नाउन की कैटेगरी में आता है। बात समझ में? संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये सब नाउन है। तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर नाउन की बात करते हैं तो नाउन को नेमिंग वर्ड कहा जाता है, और नेमिंग वर्ड 3 कैटेगरी में डिवाइड है। पहला विजिबल, इनविजिबल और यूनिट। विजिबल का मतलब जिसे हम लोग देख सकते हैं, तो देखते हैं किसको, तो कहोगे सर पर्सन को देख सकते हैं, थिंग्स को देख सकते हैं, एनिमल्स को देख सकते हैं, प्लेसेस को देख सकते हैं। और इनविजिबल की बात करते हैं तो इनविजिबल में आप इसमें स्टेट भी आप इसमें लिख लीजिए। स्टेट का मतलब होता है अवस्था, अवस्था होता है, मतलब आपकी क्या अवस्था है, राइट। तो इनविजिबल में भी हो जाता है। उसके बाद यूनिट की बात करें तो वो भी अपने आप में नाउन है। आज के बाद आपको नाउन में कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी वर्ड आपके सामने आ जाए तो आप डेफिनेटली नाउन को पहचान पाओगे। फादर नाउन है क्योंकि पिता को हम लोग देख सकते हैं, मदर नाउन है। कोई भी वर्ड आपके सामने आ जाए, बस आप इस 3 कैटेगरी को देखना, क्या वो 3 कैटेगरी में आपको फॉलो कर रहा है। अगर फॉलो कर जाएगा तो डेफिनेटली वो नाउन हो जाएगा, समझ में? तो नाउन की यही आपके सामने कैटेगरी है। ओके, तो थोड़ा सा जानकारी लेना चाहिए सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए। अगर हम बात करते हैं प्रोनाउन के बारे में, तो यहाँ पे आप हेडिंग कर लीजिएगा प्रोनाउन। देखिए ये जो प्रोनाउन होता है ना, वो क्या होता है समझिएगा। अगर हम प्रोनाउन की बात करते हैं, तो ये नाउन के बदले में यूज होता है। तो बोल सकते हो कि इंस्टीड ऑफ नाउन, सीधा साधा मतलब है इंस्टीड ऑफ नाउन। कहने का मतलब मेरा यह है कि प्रोनाउन उस वर्ड को कहते हैं। देखो नाउन भी एक वर्ड है और प्रोनाउन भी एक वर्ड है। तो प्रोनाउन उस वर्ड को कहते हैं जो नाउन के बदले में यूज होता है। कहने का मतलब यह है कि आप लड़का हो तो आपके लिए कभी कभी ही का प्रयोग होता है, ही का यूज होता है ना। मैं लड़का हूं, मेरे लिए भी कभी कभी ही का प्रयोग होता है। बात समझ में आई? और कोई लड़की होगी, है ना, तो उसके लिए सी का प्रयोग किया जाता है। जो ही और सी का प्रयोग हुआ है वही अपने आप में प्रोनाउन कहलाता है। कहने का मतलब सीधा बात है कि जो आपके सामने प्रोनाउन है ये नाउन को रिपीट होने से बचाने का काम करता है। नाउन को रिपीट होने से बचाता है। तो सीधा साधा जवाब है इसमें कि प्रोनाउन जो है इंस्टीड ऑफ नाउन होता है। नाउन के बदले में प्रयुक्त होने वाले वर्ड्स प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने बॉय है, ठीक है, तो बॉय के लिए कभी कभी हम लोग ही का प्रयोग करते हैं। ही इज इल, ही इज बैड, ही इज गुड। अगर बात करते हैं गर्ल्स, तो गर्ल्स के लिए कभी कभी सी का प्रयोग करते हैं। तो ये जो आपके सामने सी है और ही है, ये अपने आप में, ठीक है, प्रोनाउन की कैटेगरी में आता है। ये अपने आप में क्या आता है, आप कहोगे सर प्रोनाउन की कैटेगरी में आता है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा जाए, कि जॉन इज absent, John is absent because he is ill। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपके सामने लिखा जाए, ध्यान रखिएगा दोस्तों। I think he is right। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिए तो आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो जॉन है ना, ये जॉन है,
तो जॉन कहोगे सर जॉन तो नाउन है क्योंकि किसी का नाम है, बिल्कुल जॉन अपने आप में नाउन हो जाएगा क्योंकि ये किसी का नाम है। लेकिन आगे चलते हैं कि जॉन इज अब्सेंट बिकॉज ही इज इल, मतलब जॉन जो है वो अब्सेंट है क्योंकि ही इज इल, वह बीमार है। तो ये जो वह का प्रयोग हुआ है, ही का प्रयोग हुआ है, कहोगे सर किसके लिए हुआ है, तो कहोगे सर इसी जॉन के लिए हुआ है ना, क्योंकि जॉने तो बीमार है तब ना अब्सेंट किया, तो जॉन के लिए आपके सामने ही का प्रयोग हुआ। चाहे तो यहाँ पे जॉन का भी प्रयोग हो सकता था, लेकिन नाउन को रिपीट होने से बचा दिया कौन, ही। तो नाउन को रिपीट होने से बचाने का काम करता है प्रोनाउन, इसलिए यहाँ पे जो ही है अपने आप में प्रोनाउन हो जाएगा। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो बोलता है आई थिंक ही इज राइट, आई थिंक ही इज राइट, मैं सोचता हूं। तो ध्यान से देखो दोस्तों, ध्यान से, मैं सोचता हूं, यहां पे तो मेरा भी तो नाम लिखा जा सकता था, लेकिन मेरा नाम न लिख के आई लिखा गया, मतलब नाउन के जगह पर लिखा गया, नाउन के बदले में लिखा गया। तो जब नाउन के बदले में लिखा जाता है दोस्तों ध्यान रखना प्रोनाउन कहलाता है। यहां पर भी ही इज राइट, मैं सोचता हूं कि वह राइट है, वह सही है, तो वह, मैंने उसका नाम नहीं लिया, वह बोल दिया, वह मतलब ही बोल दिया, तो डेफिनेटली ही जो प्रयोग हुआ है वो किसी नाउन के बदले में प्रयुक्त हुआ है, तो डेफिनेटली ये अपने आप में प्रोनाउन है। नाउन प्रोनाउन का मतलब समझ गया। देखो नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड, इसकी 3 कैटेगरी होती है, पहला विजिबल, दूसरा इनविजिबल और तीसरा यूनिट। जिसको हम लोग देख सकते हैं वो नाउन होता है, जिसको नहीं देख सकते वो भी नाउन होता है, जो यूनिट है वो भी नाउन होता है। संडे मंडे ट्यूसडे नाउन हो जाता है। अगर हम बात करते हैं प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन के बदले में यूज होता है, नाउन के रिपीट होने से बचाने का काम करता है प्रोनाउन। जैसे कि आपके सामने इंस्टीड ऑफ नाउन, बॉय के लिए ही का प्रयोग हुआ है, गर्ल्स के लिए सी का प्रयोग हुआ है, तो ही और सी अपने आप में प्रोनाउन है, और बॉय और गर्ल्स नाम किसी का है, देख सकते हैं किसी की कैटेगरी है, तो यह अपने आप में नाउन हो जाएगा। अगर बात करते हैं यहाँ सेंटेंसेस में कि जॉन इज अब्सेंट बिकॉज ही इज इल, वह अब्सेंट था, तो ये जॉन की बात है, मतलब किसी का नाम का जिक्र हो गया, तो डेफिनेटली ये नाउन होगा, और इसी के बारे में यहाँ पे बोला गया, तो यहाँ पे चाहे तो नाम भी लिख सकता था, लेकिन यहाँ पे ही का प्रयोग हुआ है, मतलब इस नाउन को रिपीट होने से बचा दिया कौन, प्रोनाउन। तो यहाँ पे ही जो है अपने आप में प्रोनाउन है। सेम यहाँ पे आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि ही इज़ राइट, वो सही है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे मेरा भी तो नाम हो सकता था, लेकिन मेरा नाम ना लिखकर यहाँ पे आई लिखा गया, क्योंकि आई जो है अपने आप में प्रोनाउन हो गया, और यहाँ पे ही जो है मैंने उसका नाम नहीं लिखा, ही बोल दिया, तो ही अपने आप में क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि नाउन के बदले में प्रयुक्त हुआ है। बात समझ में आई बढ़िया से, इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बारे में समझेंगे, बहुत बढ़िया से समझ में आएगा, परेशान मत होइए, लिख लीजिए। हेडिंग करिएगा सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। इस चीज़ों के बारे में समझिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि यहीं से आपका इंग्लिश को सिखाने का मतलब है। अगर इसको आप समझ गए ना, तो इंग्लिश का ये जड़ होता है, बेसिक होता है, इसको ध्यान से समझना, सब कुछ समझ में आएगा। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए वर्ब के बारे में थोड़ा सा नॉलेज आपको दे देते हैं कि वर्ब क्या होता है। देखो वर्ब क्या होता है दोस्तों, सभी को पता होगा कि वर्ब क्या होता है। वर्ब एक एक्शन वर्ड होता है, जो एक्शन को रिप्रेजेंट कर दे, वर्ब कहलाता है। एक्शन या डूइंग वर्ड आप किसको कह सकते हैं। यह आपके सामने स्टेट ऑफ माइंड होता है, जो आपके माइंड की अवस्था को दर्शाता है, स्टेट ऑफ माइंड, इट इज कॉल्ड वर्ब। ठीक है, वर्ब के बारे में समझ गए। वर्ब को एक्शन वर्ड कहते हैं, डूइंग वर्ड कहते हैं। वर्ब की अगर कैटेगरी की बात करते हैं तो ये 5 होते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। ठीक है, अगर V1 की बात करते हैं तो ये मेन फॉर्म होता है, V2 और V3 सेम हो। देखो जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपके सामने प्ले एक वर्ड है, तो प्ले अपने आप में V1 है,
यहीं पे लिख दीजिए। ये अपने आप में प्ले की बात करते हैं, प्ले क्या है, V1 है। अगर हम बात करते हैं V2 तो कहोगे सर प्लेट, ये V2 और V3 है। अगर बात करते हैं V4 तो कहोगे सर प्लेइंग, ING फॉर्म, तो ये अपने आप में V4 है। अगर बात करें V5 तो कहोगे सर प्लेज, ये अपने आप में क्या है, V5 है। तो वर्ब की अगर बात करते हैं तो वर्ब को एक्शन वर्ड कहते हैं या इसी को डूइंग वर्ड कहा जाता है। कभी कभी स्टेट ऑफ माइंड हो जाता है। स्टेट ऑफ माइंड का मतलब आपकी अवस्था, ठीक है, बात समझ में आई। अगर हम बात करें फिर से, एक छोटा सा प्यारा सा शब्द है प्रीपोजिशन, इसके बारे में भी जानकारी होना आपको ज़रूरी है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में सीखना। देखो ये जो आपके सामने प्रीपोजिशन है, ये अपने आप में दो वर्ड को रिलेट करने का काम करता है। ये एक रिलेटिंग वर्ड है। ये क्या है, एक रिलेटिंग वर्ड है। मतलब रिलेटिंग वर्ड है मतलब एक दूसरे की वर्ड को रिलेट करने का काम करता है। अगर देखा जाए, देखो द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर इज वेरी इजी। यहाँ पे क्वेश्चंस कर दीजिए और यहाँ पे आर कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, इस वाले सेंटेंसेस में आप कहोगे सर द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर आर वेरी इजी, आर वेरी इजी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, आप कहोगे सर यहाँ पे जो है क्वेश्चंस को इस चैप्टर से रिलेट करने का काम कौन किया, कहोगे सर ऑफ किया, ऑफ किया, है ना। दिस क्वेश्चंस मतलब द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर आर वेरी इजी। अब यहाँ पे ऑफ जो है क्वेश्चंस और चैप्टर को रिलेट करने का काम किया, तो डेफिनेटली जो अपने आप में ऑफ जो है ये अपने आप में क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। तो वर्ब को कहा जाता है एक्शन वर्ड और प्रीपोजिशन को रिलेटिंग वर्ड कहते हैं। मतलब एक दूसरे वर्ड को रिलेट करने का काम कौन करता है, प्रीपोजिशन करता है। आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए। अब हम लोग मिलते हैं सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बारे में सीखने का पूरा प्रयास करते हैं। पहले इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, कहीं से भी कोई छूटना नहीं चाहिए। हो गया, चलिए सब्जेक्ट। देखिए ये जो अपने सामने सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट है वो क्या है, समझिएगा ध्यान से। अगर हम सब्जेक्ट की बात करते हैं दोस्तों, ध्यान रखना इसको डूअर कहा जाता है। इट इज कॉल्ड डूअर। डूअर को ही सब्जेक्ट कहते हैं। मतलब इसका मतलब होता है कर्ता। कहने का मतलब है जो सेंटेंस में कार्य करता हो, जो सेंटेंस के जो मतलब किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए उसे सब्जेक्ट कहेंगे। मतलब कोई भी सेंटेंस ले लो आप, जैसे कि मान लीजिए आपके सामने कहा जाए कि वह आम खा रहा है, तो वो आम खा रहा है तो मैंने उसके बारे में बताया कि वह आम खा रहा है, तो वह जो हो गया सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि सेंटेंस में उसके बारे में कहा गया है कि वह आम खा रहा है। अगर आपसे कोई पूछे कि राम जो है, राम पटना जा रहा है, तो राम पटना जा रहा है तो मैंने राम के बारे में बताया, तो राम हो गया क्या चीज़, डूअर। तो राम इट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट, राम को सब्जेक्ट कहेंगे। दोस्तों ध्यान रखना, डूअर का मतलब होता है कर्ता और कर्ता का मतलब होता है जो सेंटेंस में कार्य करता हो। मतलब सेंटेंस में जिसके बारे में कहा जाए, इट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। तो ध्यान रखना सब्जेक्ट जो है एक डूअर होता है।
डूअर होता है, और सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या अपने आप में प्रोनाउन होता है। नाउन एंड प्रोनाउन को छोड़कर अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होता है, ध्यान रखना। पहचानने का एक ट्रिक है, जहां भी नाउन आ गया समझ लेना वो अपने आप में सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। अगर बात करते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट को बोलेंगे नॉन डूअर। नॉन डूअर, नॉन डूअर का मतलब होता है कि सेंटेंस में जो कर्ता होता है, सब्जेक्ट होता है, वो क्या कर रहा है, मतलब क्या बताता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। नॉन डूअर का मतलब होता है काम नहीं करना, जो काम नहीं करता है सेंटेंसेस में। ये भी एक नाउन या प्रोनाउन होता है। कहने का मतलब है किसी भी सेंटेंसेस में अगर नाउन या प्रोनाउन दिखे आपको, तो पहली बात माइंड में आना चाहिए कि वो या तो सब्जेक्ट होगा या तो ऑब्जेक्ट होगा। समझना, ये बेसिक इंग्लिश है, आपको पूरा से समझना पड़ेगा। अगर कहीं पे आपके सामने वर्ब्स देखा, कहीं पे आपके सामने वर्ब्स देखा, ध्यान रखना वर्ब्स के मतलब वर्ब के पहले, सॉरी, अगर कहीं पे आपके सामने वर्ब दिखे तो वर्ब के जो पहले वाला वर्ड होगा, वर्ब के पहले वाले जो वर्ड होगा, उसे हमेशा सब्जेक्ट की कैटेगरी में रखते हैं, उसे हमेशा सब्जेक्ट की कैटेगरी में रखते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, अगर कहीं पे आपको वर्ब दिखे, वर्ब के पहले वाले वर्ड जो भी होगा ये हमेशा अपने आप में सब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है। ये सब अपने आप में ट्रिक है सब्जेक्ट को पहचानने का। अगर अगला बात करते हैं, नेक्स्ट आपके सामने है, अगर कहीं पे आपके सामने वर्ब देखे और वर्ब के ठीक बाद वाला जो भी आपका वर्ड्स होगा वो हमेशा अपने आप में ऑब्जेक्ट की भूमिका निभाता है, ऑब्जेक्ट की भूमिका निभाता है। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है, आपके सामने प्रीपोजिशन है। ठीक है, कहीं भी प्रीपोजिशन देखिएगा ना तो ठीक इसके बाद, सॉरी इसके पहले, अगर कहीं पर भी आपके सामने प्रीपोजिशन दिखे, ठीक है, कहीं पे भी आपके सामने प्रीपोजिशन दिखे तो इसके ठीक बाद वाले जो भी वर्ड होगा, ध्यान रखना ये हमेशा अपने आप में सब्जेक्ट की कैटेगरी में आएगा। अगर वहाँ पे देखा जाए तो ये अपने आप में पहले होता है, बाद में हो जाएगा प्रीपोजिशन। तो बात समझ में आई। कहने का मतलब है सब्जेक्ट को डूअर कहते हैं और ऑब्जेक्ट को नॉन डूअर कहते हैं। अगर कहीं पर भी देखो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, ठीक है, और हमेशा वर्ब के पहले वाले जो भी वर्ड होगा हमेशा सब्जेक्ट होगा और वर्ब के बाद वाले जो भी वर्ड होगा हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और कहीं पर भी आपके सामने प्रीपोजिशन देखे तो उसके पहले वाले वर्ड सब्जेक्ट होगा और बाद वाले वर्ड को ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो आप इसको लिख लीजिए, कुछ सेंटेंस आपके सामने देंगे, उसमें बताना है आपको कौन सब्जेक्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट है। चलिए साथ साथ लिखते रहिएगा। राम इज गोइंग टू शिमला। Priya writes a letter daily. तीसरा, I and you have played cricket. Fourth number, my father help me. Fifth number, ठीक है, फिफ्थ नंबर, the questions of this chapter are easy. Sixth number, Pankaj is absent.
बिकॉज ही इज इल, ही इज इल। सेवेंथ नंबर की अगर बात करते हैं हम लोग, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। 8th नंबर, राधिका इट्स एन एप्पल। मुस्कान रीड न्यूज़पेपर एवरी डे। He always speaks the truth। ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस है, आपको इस क्वेश्चंस में बताना है कि कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है और कौन सा वर्ब है। ठीक है, ये चीज़ आपको पूरा बताना है, इसमें आप ध्यान से देखिए। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन पे आइएगा। ठीक है, तो पहले सेंटेंस की ओर आते हैं। देखिए पहला सेंटेंस क्या है, बोलोगे सर पहला सेंटेंस में राम इज गोइंग टू शिमला। राम इज गोइंग टू शिमला कहोगे सर, इस वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, आप मुझे बताना। सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, कहोगे सर राम इज गोइंग टू शिमला, राम जो है वो शिमला जा रहा है। तो आप कहोगे सर राम के बारे में बात हुआ है, मैंने राम के बारे में बात किया है कि राम ही शिमला जा रहा है, तो राम इट इज़ डूअर, राम को डूअर कहेंगे। जैसे ही यहाँ पे डूअर हो गया राम, तो अपने आप में राम जो है ये सब्जेक्ट की कैटेगरी में आ जाएगा, सब्जेक्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। कहोगे सर यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, तो पहले ऑब्जेक्ट को पता करने से पहले आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा ध्यान, क्योंकि यहाँ पे जो इज है, इज कहोगे सर हेल्पिंग वर्ब है। गोइंग की बात करें तो मेन वर्ब हो गया, और टू की बात करते हैं ना, टू जो है वो गोइंग को रिलेट करता है किसे, शिमला से। मतलब इस सारे वर्ड को रिलेट कर दिया शिमला से कि वो शिमला जा रहा है। तो जो रिलेटिंग वर्ड होता है ना, अपने आप में प्रीपोजिशन कहलाता है, और प्रीपोजिशन के ठीक बाद वाले वर्ड को ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में हम लोग रखते हैं, ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। बात समझ में आई? नेक्स्ट सवाल में आ जाइए। जो अगला सवाल है आपके सामने, कहोगे सर यहाँ पे प्रिया राइट्स अ लेटर डेली। देखो सेंटेंस को समझना पड़ेगा, सेंटेंस की पार्ट बाय पार्ट बांट कर आपको समझना पड़ेगा, तभी जाके आप इंग्लिश में बढ़िया स्कोर कर पाओगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो जो सेकेंड क्वेश्चन है आपके सामने, प्रिया राइट्स अ लेटर डेली, प्रिया राइट्स अ लेटर डेली, कहोगे सर इसमें जो डूअर है वो प्रिया है, क्योंकि प्रिया काम कर रही है ना, प्रिया लिखने का काम कर रही है लेटर, तो प्रिया हो गया डूअर। तो कहोगे सर प्रिया अपने आप में सब्जेक्ट की कैटेगरी में आ जाएगा, सब्जेक्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन अब बात करें राइट्स, राइट्स अपने आप में V1 है, मतलब लिखना, यहाँ एक्शन रिप्रेजेंट कर दिया, कहोगे सर ये मेन वर्ब है। और दोस्तों पता है कि वर्ब के ठीक बाद वाले जो भी सब्जेक्ट होता है वो सब अपने आप में क्या रहता है, ऑब्जेक्ट। तो ये सब अपने आप में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। प्रिया राइट्स अ लेटर डेली। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि आई एंड यू हैव प्लेड क्रिकेट, मतलब मैं और तुम है ना क्रिकेट खेल चुका। तो आई एंड यू हैव प्लेड क्रिकेट, तो डेफिनेटली यहाँ पे ध्यान से समझो, आई एंड यू जो है ये करता है, कहने का मतलब सब्जेक्ट, काम आई एंड यू ही कर रहा है, खेलने का काम आई एंड यू कर रहा है। तो आई एंड यू सब्जेक्ट हो गया, और हैव की बात करते तो हैव अपने आप में हेल्पिंग वर्ब, और प्लेड की बात करते हैं तो प्लेड अपने आप में मेन वर्ब, और वर्ब के बाद वाले ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद वाले ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो कि आपके सामने क्रिकेट है वो नॉन डूअर है, कोई काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट सवाल, माई फादर हेल्प्स मी, माई फादर हेल्प्स मी, तो यहाँ पे हेल्प भी बोल सकते हो, हेल्प्स भी अपने आप में सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको पास्ट में बना दीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखो ध्यान से, माई फादर की बात किया गया है, माई फादर की बात किया गया है, कहोगे सर माई फादर तो मेन है ना, हेड तो यही है, तो इसने बारे में सब्जेक्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। हेल्प अपने आप में वर्ब है, और ये अपने आप में ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो कहोगे सर द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर आर इजी,
द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर आर इजी। कहोगे सर क्वेश्चंस के बारे में बात हुआ है, क्वेश्चंस के बारे में बात हुआ है कि क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में बहुत इजी है, तो क्वेश्चन डूअर हो गया, इसीलिए ये जो अपने आप में सब्जेक्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। कहोगे सर क्वेश्चंस को चैप्टर से रिलेट करने का काम ऑफ का है, इसीलिए ऑफ अपने आप में प्रीपोजिशन हो जाएगा, और प्रीपोजिशन के ठीक बाद जो भी होता है उसे कहा जाता है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, मतलब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई? तो यहाँ पे बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है। जो आर का जो प्रयोग हुआ है वो चैप्टर के लिए नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं लेता है क्वेश्चंस के अनुसार, तो यहाँ पे अपने आप में हेल्पिंग वर्ब है और ईजी अपने आप में ऑब्जेक्ट है। बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो प्रिया इज अब्सेंट बिकॉज, पंकज इज अब्सेंट बिकॉज ही इज इल। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, पंकज के बारे में बात हुआ है, तो कहोगे सर ये अपने आप में सब्जेक्ट है, और यहाँ भी ही का जो प्रयोग हुआ है पंकज के लिए ही हुआ है, तो डेफिनेटली ही जो है अपने आप में सब्जेक्ट हो जाएगा, और इज अपने आप में वर्ब, अब्सेंट अपने आप में ऑब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट, यहाँ पर भी ये अपने आप में वर्ब, ये अपने आप में ऑब्जेक्ट, बिकॉज अपने आप में कंजंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अब यहाँ पे अर्थ के बारे में बात हुआ है, ना कि सन के बारे में, क्योंकि अर्थ जो है वो सन के मतलब गोल गोल घूम रहा है, तो अर्थ के बारे में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। अर्थ के बारे में बात हुआ है, अर्थ इज अ डूअर। अगर बात करते हैं मूव्स, मूव्स अपने आप में वर्ब है, राउंड की बात करते हैं राउंड द सन, तो ये अपने आप में ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, राधिका इट्स एन एप्पल। राधिका के बारे में बात हुआ है, तो कहोगे सर राधिका अपने आप में सब्जेक्ट है, इट्स अपने आप में वर्ब हो जाएगा, और एन एप्पल अपने आप में क्या है? ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्कान रीड्स न्यूज़पेपर एवरीडे। कहोगे सर मुस्कान अपने आप में सब्जेक्ट है, क्योंकि मुस्कान डूअर है, मुस्कान के बारे में बात हुई है। कहोगे सर रीड्स की बात करते हैं, तो रीड्स अपने आप में वर्ब हो जाएगा, और न्यूज़पेपर एवरीडे इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, ही अपने आप में सब्जेक्ट होगा, ठीक है। ऑलवेज अपने आप में कोई पार्टिकल वर्ड्स है। नेक्स्ट, स्पीक्स की बात करते हैं तो वर्ब की बात करेंगे, तो ट्रूथ अपने आप में ऑब्जेक्ट, क्योंकि वर्ब के बाद यूज हुआ है। बात समझ में आई? तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की कैटेगरी कन्फ्यूजन हमेशा के लिए आपके सामने दूर हो गया। यही चीज़ था, आपको ये चीज़ समझना चाहिए था, तभी जाके आप टेंसेस समझ पाओगे, सेंटेंस का जितने भी स्ट्रक्चर है उन सभी चीज़ को आप समझ पाओगे जब आपको सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बारे में मालूम होगा। बात समझ में आई? इसको नोट कर लीजिए, फिर हम मिलते हैं वर्ब्स के बारे में। पहले हम वर्ब्स की कैटेगरी के बारे में पढ़ लेते हैं कि वर्ब्स आखिर में क्या होता है और उसकी टाइप्स क्या होते हैं, फॉर्म क्या होती है, सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग कल की क्लास में सेंटेंस का डेफिनेशन पढ़ेंगे, सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, और सेंटेंस के जितने भी टाइप्स होते हैं उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग फंक्शन ऑफ टेंसेस के बारे में चलेंगे। मतलब कंप्लीट इंग्लिश आपके सामने मिलेगा, कहीं पर भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। बस अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। तो पहले आप इसको लिख लीजिए, थोड़ा सा कंसेप्ट है वर्ब के बारे में समझा देते हैं, उसके बाद आज के लिए समाप्त करते हैं क्लासेस। देखिए वर्ब्स की अगर बात करते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा वर्ब्स की दो कैटेगरी होती है। जो पहली कैटेगरी होती है उसको कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब, और जो दूसरी कैटेगरी है उसको मेन वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब को ही फाइनाइट वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। अगर मेन वर्ब फाइनाइट वर्ब की बात करते हैं तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये अपने आप में प्ले, गो, इट, इंजॉय, डू, etc, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। अगर बात करें दोस्तों तो हेल्पिंग वर्ब जो है
इसकी टू कैटेगरी होती है, इसकी दो कैटेगरी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट जो है अपने सामने उसको बोला जाता है मॉडल्स, और जो दूसरा होता है ऑक्सिलियरी वर्ब, ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मॉडल्स में तो कहोगे सर मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, ठीक है, मस्ट, आउट टू, हैव टू, हैड टू, ठीक है। और इसमें की बात करते तो इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। अगर हम बात करते हैं डिफेक्टिव या सेमी मॉडल्स की तो ये अपने आप में नीड और डेयर की कैटेगरी में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो, वर्ब की अगर बात करते हैं तो वर्ब अपने आप में दो प्रकार का होता है, पहला हेल्पिंग वर्ब और दूसरा की बात करते हैं तो ये अपने आप में मेन वर्ब और फाइनाइट वर्ब। अगर हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में दोस्तों ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब मॉडल्स होते हैं और दूसरा प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब होते हैं। अगर आपसे कोई पूछा जाए इज बताओ कौन वर्ब है, कहोगे सर हेल्पिंग वर्ब का प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब है। तो प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब में आता है आपके सामने इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। और बात करते हैं मॉडल्स में तो मॉडल्स में मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू, हैव टू और हैड टू। अगर बात करते हैं मेन वर्ब और फाइनाइट वर्ब तो जो भी जनरल वर्ब है, प्ले, गो, इट, एंजॉय, डू, राइट, रन, है ना, बिकम, ये सब अपने आप में मेन वर्ब और फाइनाइट वर्ब की कैटेगरी में आ जाता है। तो इसको अभी आप नोट कर लीजिए, आने वाले चैप्टर में आपको हेल्प करेगी। वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो। बात करते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब्स, वर्ब्स का कितने फॉर्म्स होते हैं, तो ये बात आप ध्यान से लिखिएगा। जो वर्ब के फॉर्म की अगर बात करते हैं, रूप की बात करते हैं वर्ब्स की, तो ध्यान रखिएगा ये अपने आप में 5 फॉर्म में डिवाइड रहते हैं। ये 5 फॉर्म में अपने आप में ये डिवाइड रहते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। जो पहला कैटेगरी है इसका आप कहोगे सर फर्स्ट वाले कैटेगरी को V1 कहा जाता है और सेकेंड वाले कैटेगरी को V2, थर्ड वाले कैटेगरी को V3 और फोर्थ वाले कैटेगरी को V4 और ये V5। V1 की बात करते तो जो आपके सामने जनरली जो भी वर्ब होता है, जैसे कि आप बहुत बात करते हो प्ले, ठीक है, एंजॉय, गो, ठीक है, डू, एट्सेट्रा। नेक्स्ट V2 V3 की बात करते हैं। V1 में अगर हम D या ED जोड़ देते हैं तो डेफिनेटली V2 या V3 बनता है। जैसे कि प्ले अभी V1 है, अगर ED लगा दो तो प्लेड हो गया, ठीक है, enjoyed, ठीक है, etc। अगर V4 की बात करते हैं तो V1 में ING अगर ऐड कर दीजिए तो V4 बन जाता है। ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जानते होइएगा, बचपन का कहानी है सब, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं प्लेइंग, ठीक है, गोइंग और इंजॉइंग, समझ रहे मेरी बात को, etc। अगर V5 की बात करते हैं तो V1 में अगर हम S या ES को ऐड कर दे, ठीक है, अगर V5 की बात करते हैं अगर उसमें S या ES ऐड कर दीजिए तो बन जाता है V5। इसके प्ले को प्लेज कर दीजिए, डू को डज कर दीजिए, गो को गोज कर दीजिए, etc।
अगर वर्ब की फॉर्म की बात करते हैं तो वर्ब अपने आप में 5 फॉर्म में होते हैं। पहला V1, V2, V3, V4, V5। V1 की बात करते हैं तो प्ले हो गया, एंजॉय हो गया, गो हो गया, डू हो गया, ठीक है, हैव हो गया, ये सब अपने आप में क्या है, V1 है। अगर V2, V3 की बात करते हैं तो V1 में अगर हम D या ED ऐड कर देते हैं तो V2, V3 बन जाता है। जैसे कि प्ले तो प्लेड हो गया, इंजॉयड हो गया। कुछ स्पेशल वर्ब होते हैं जो कि आपको लिस्ट में मिलेगा पूरा PDF फाइल में, वो सब आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। लगभग 150 प्लस है इसका स्पेशल वर्ब में, जो कि अलग अलग फॉर्म होता है V2, V3। नेक्स्ट है आपका V4। आपके सामने बुक्स में भी ये सब मिल जाएगा लिस्ट, आप चाहोगे तो बुक से पढ़ सकते हो, बोर्ड पर कितना लिखवा है ना। नेक्स्ट है आपके सामने V4 में क्या होता है कि V1 में ING अगर जोड़ दीजिए तो V4 बन जाता है। जैसे कि मान लीजिए प्लेइंग हो गया, गोइंग हो गया, इंजॉइंग हो गया। नेक्स्ट अगर V5 की बात करते हैं तो V1 में S या ES को ऐड कर दीजिए तो V5 बनेगा। जैसे कि मान लीजिए प्लेज हो गया, डज हो गया, गोज हो गया। बात समझ में आई? तो ये सब आपके सामने पूरा वर्ब का फॉर्म रहा। तो पूरा जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है इंग्लिश का वो पूरा अभी ख़त्म नहीं हुआ है। कुछ सेंटेंस का टाइप्स है, सेंटेंस का डेफिनेशन है, उन सभी चीज़ों के पढ़ने के बाद हम लोग फंडामेंटल इंग्लिश ख़त्म कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।